टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे एलआईसी का एनालिसिस। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे जो एलआईसी में आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले एलआईसी का अगर अपन नाम समझें तो ये बेसिकली एक सिनोनिम है इंश्योरेंस का। ठीक है, हर घर में एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि एलआईसी द्वारा है। तो लेट्स टॉक अबाउट सम हाउ बिग इज एलआईसी। ठीक है, अगर अपन समझे तो इनका करीबन जो मार्केट शेयर है वो टोटल प्रीमियम का जो ग्रॉस प्रीमियम इंडिया में दिया जाता है वो 60% है। अगर इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस मतलब नए इंश्योरेंस बिकते हैं तो उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे करीबन 61% के आसपास हो जाता है। देन फिर अगर अपन बात करें ओवरऑल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको पॉलिसी बेची गई है उसके अंदर 71% है। ठीक है, इंडिया में 55% इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं वो बेसिकली एलआईसी द्वारा है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अगर अपन देखें इनका असेट अंडर मैनेजमेंट यानी ये कितने रुपए का फंड जो मैनेज करती है टोटल, मैं एकदम लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, तो वो बेसिकली 3.2 टाइम्स बिगर है ऑल द प्राइवेट प्लेयर इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, जितने भी कंबाइंड आपके प्राइवेट प्लेयर्स है एचडीएफसी लाइफ एसबीआई लाइफ को मिला लो तो उसका 3.2 टाइम्स ज्यादा है। एंड इवन अगर अपन देखें जो इनका जो सेकंड जो प्लेयर है उसके 16 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना बड़ा है। उसके बाद अगर अपन 16 नहीं, हाँ 16 15.6 दे रखा है तो 16 के आसपास हो गया। उसके बाद अगर अपन समझे तो पूरी इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो इनका एयूएम है वो 1.1 टाइम्स ज्यादा है। ये अगर अपन देखें तो 17% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी फॉर्म होता है। ये लगभग इंडिया के इक्विटी मार्केट के अंदर 4% स्टेक होल्ड करते हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा है। एलआईसी की एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी कि 1956 में 245 प्राइवेट प्लेयर्स को बेसिकली कंबाइन करके मर्ज करके और नेशनलाइज करके इसे बनाया गया था। तो इस तरीके से एलआईसी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर अपन देखें इट इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड। ठीक है, अगर अपन इन टर्म्स ऑफ एयूएम वगैरह देखें तो ये 8th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है वर्ल्ड की। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, जो एलआईसी का 60% का मार्केट शेयर है, अगर अपन बात करें जो नेक्स्ट प्लेयर है तो उसका मार्केट शेयर कितना है, तो उसका मार्केट शेयर लगभग 20% के आसपास है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलआईसी लगातार अपना मार्केट शेयर लूज ऑन करता जा रहा है, वो अपन वीडियो में और भी तरीकों से समझेंगे। फिर यहाँ पे एलआईसी में बहुत सारे काम है ना बाहर भी होते हैं। बाहर का मतलब क्या हो गया, इनकी यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशियस, बहरीन, फिजी में थोड़ी बहुत ब्रांच भी है, काटार और कुवैत में भी है। बट वहां से जो बिजनेस आता है वो बहुत कम है, इवन 1% ऑफ द टोटल प्रीमियम से भी कम है। ठीक है, तो वो यू कैन से कि वो जो बिजनेस है वो बेसिकली लॉस मेकिंग ही है। ठीक है, और फिर ये कुछ एलआईसी की डिटेल्स है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलआईसी के फिनेंशियल्स डिटेल्स या फिर प्रीमियम वगैरह आप देखोगे तो वो ठीक ठाक तेजी से ही बढ़ रहा है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो कंजर्वेशन रेशो वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो 93% के आसपास आता है, 90 या 85% से 90% के आसपास। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट ईयर में जितना भी रिन्यूअल प्रीमियम मिलता है उसको पिछले साल के रिन्यूअल प्रीमियम और फर्स्ट ईयर प्रीमियम से डिवाइड कर दिया जाता है। बेसिकली आप ये समझ लो कि कितने लोगों ने नेक्स्ट ईयर में आके अपना बेसिकली यहाँ पे इंश्योरेंस वापस पे किया है, प्रीमियम पे किया है। यू कैन से इवन काइंड ऑफ परसिस्टेंसी रेशो भी लगभग यही बताता है। तो आप मोस्टली जो लीडर्स को देखोगे जो इंडस्ट्री में जो लोग बाग बताते हैं वो मोस्टली परसिस्टेंसी रेशो शो करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से काम होता है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि एम्बेडेड वैल्यू, एम्बेडेड वैल्यू लगभग और कुछ नहीं होता बल्कि एम्बेडेड वैल्यू यहाँ पे नेटवर्थ होता है। तो इसका जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 5396 बिलियंस के आसपास होता है। अगर अपन एसबीआई लाइफ का देखें जो इससे लगभग थोड़ा छोटा मतलब छोटा है, वो बेसिकली 500 बिलियंस के आसपास एम्बेडेड वैल्यू में काम करता है। ठीक है, एम्बेडेड वैल्यू को अपन अपने पीयर कंपैरिजंस में और अच्छे तरीके से देखेंगे। अब इनकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। ठीक है, इनका जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, यहाँ पे इनके पास सबसे ज़्यादा बेसिकली फिनेंशियल स्ट्रेंथ है बिकॉज दे आर टू बिग टू फॉल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली बनाती है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एल आई सी इज द सोल PSU जो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है। इनके कुछ अदर बिजनेसेस भी हैं लाइक म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है दूसरा। फिर यहाँ पे अगर अपन देखें आईडीबीआई बैंक का भी इनका ही काम है। फिर इसके अलावा थोड़े बहुत और भी बिजनेसेस है लाइक एलआईसी कार्ड सर्विसेज वगैरह है। ठीक है, तो वो सारी भी सर्विसेज है। इवन एलआईसी जनरल इंश्योरेंस भी थोड़ा बहुत काम करती है, बट मोस्टली वो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो अदर इंश्योरेंस कंपनीज है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस वगैरह, तो वो ज़्यादा करती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बेसिकली एलआईसी का ब्रीफ ओवरव्यू है।
फिर अगर अपन एक और चीज़ समझ लें कि एलआईसी किस तरीके के प्रोडक्ट ज़्यादा बेचता है, तो वो सेविंग्स प्रोडक्ट ज़्यादा बेचता है रेदर देन प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मिस सेलिंग होती है। मिस सेलिंग कैसे होती है, देखो, कभी भी इंश्योरेंस और है ना इन्वेस्टमेंट साथ में नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ बैड थिंग, ठीक है। बट एलआईसी मोस्टली यही काम करता है, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट साथ में बेचता है। तो सेविंग्स इंश्योरेंस जो बेसिकली होता है ना, टर्म टर्म इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान वगैरह जो होते हैं ना, वो ये लोग करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये बेसिकली एलआईसी का यहाँ पे सबसे बड़ा वो होता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मैं बता दूँ कि जो इन्वेस्टमेंट वाला जो धंधा होता है ना, एलआईसी जो करता है, उसमें बेसिकली ना न्यू बिजनेस मार्जिन जो वीएनबी होता है, ठीक है, वो बेसिकली वीएनबी मार्जिन जो होता है, न्यू बिजनेस का जो मार्जिन होता है, वो बेसिकली बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल प्योर इंश्योरेंस के अंदर यहाँ पे ना जो मार्जिन आता है वो 50 to 70% के आसपास आता है। वहीं पे जो ये सेविंग्स प्लान वाले जो बिजनेस है या फिर यूलिप वाले प्लान है, इसके अंदर जो मार्जिन बनता है वो 20 to 30% ही बनता है। और एलआईसी मोस्टली यही करता है, इसलिए इनका वीएनबी भी थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो ब्रीफ ओवरव्यू हो गया बेसिकली किस तरह के इंश्योरेंस एलआईसी काम करता है। थोड़ा एक बार ट्रेंड समझते हैं इंडस्ट्री का कि ग्लोबली इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या रहा है, हाउ इंश्योरेंस इंडस्ट्री लुक्स लाइक। तो आप सभी को पता है इंडिया इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, जीडीपी टर्म्स में, ग्रोथ के टर्म्स में, ठीक है। और इंडिया में एक जो हर चीज़ हर बार कॉमन होती है वो है अंडर पेनिट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज़ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अंडर पेनिट्रेशन है। उसके बाद इंडिया के अंदर मोस्टली जो फिनेंशियल जो सेविंग्स की जाती है वो बेसिकली है ना अपना इसके अंदर की जाता है, किसमें, फिजिकल एसेट्स के अंदर किया जाता है। फॉर एग्जांपल FY20 के फिगर के हिसाब से 59% सेविंग्स अपन ने फिजिकल एसेट्स में करी, यानी रेदर मतलब जो रियल एस्टेट हो गया उसके अंदर करी है, रियल एस्टेट गोल्ड वगैरह हो गया ना उसके अंदर करी है। फिनेंशियल सेविंग्स मतलब अपना म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस इक्विटीज वगैरह हो गया तो उसके अंदर 41%, बट कंटिन्यूसली 69% से 59% आ चुके हैं। तो वी आर कंटिन्यूसली बेसिकली अपन यहाँ पे जो अपना फिनेंशियल सेविंग्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। ओवरऑल जो ग्रॉस फिनेंशियल सेविंग्स है वो 12% CAGR से ग्रोथ की गई है। तो आप ये समझ लो कि इंडस्ट्री में ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ का ट्रेंड कितना है, तो लगभग 10 से 15% CAGR ग्रोथ है, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि इंडिया वन ऑफ द हाइएस्ट एग्रेसिव ग्रोथ फेज के अंदर आती है, ठीक है। इंश्योरेंस के अंदर अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड अंडर डेवलप्ड मार्केट है, बट फिर भी अपन उसके अंदर आते हैं, जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर अपन समझे कि हाउस होल्ड फिनेंशियल सेविंग्स का इंश्योरेंस कहाँ पे आके खड़ा होता है, तो सेकंड लार्जेस्ट 19% के साथ यहाँ पे इंश्योरेंस आता है। वहीं पे बैंक डिपॉजिट्स अभी भी 30% है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेविंग्स की जाती है। उसके बाद आप देखोगे तो जो प्रोविडेंट म्यूचुअल फंड्स वगैरह है उसके अंदर आता है, फिर म्यूचुअल फंड्स आता है, तो वो बेसिकली है। बट इंश्योरेंस फॉर्म्स द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द फिनेंशियल सेविंग्स, और उसके अंदर आपको पता है एक लीडर है वो है LIC। फिर सरकार की जो तरह तरह की नीतियाँ आती है, जितनी भी प्रधानमंत्री वाली योजनाएं होती है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बेसिकली है ना ये सब इंडस्ट्री में बेसिकली इसको ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि LIC के जो पॉलिसीज़ का नाम रखने का तरीका है वो बहुत ही अपीलिंग होता है, लाइक जीवन ज्योति योजना, ठीक है। वो सारी जो चीज़ें होती है ना, हर उसके आगे जीवन जीवन लगा के करने का, वो बहुत ही अपीलिंग होता है, एंड इट गेट्स लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो यहाँ पे LIC का जो डायरेक्ट बिजनेस है, वो अगर अपन देखें तो वो यहाँ पे डायरेक्ट चैनल जो है, जो LIC अपने डायरेक्ट खुद ही बेचता है इंश्योरेंस, वो यहाँ पे किस तरीके से ग्रो हुआ है, तो वो उस तरीके की चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो ये चार्ट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो इंडिया अभी बेसिकली एग्री एक्सिलरेटेड ग्रोथ फेज के अंदर है, जहाँ पे बेसिकली आप ये इंश्योरेंस और न्यू इंश्योरेंस का जो बेसिकली रेट रहेगा वो बेसिकली 13-12% से लेके 15-17% तक के आसपास आने वाला। तो ये ग्रोथ रेट हो गई अपनी। फिर यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस आए थे, लाइक अभी मार्च 21 में 74% से इसके जो लिमिट है LIC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर FDI लिमिट को 74% कर दिया गया फ्रॉम 49%। बट इंपॉर्टेंट बात यह कि LIC के अंदर LIC एक्ट अप्लाई होता है, तो उसके अंदर जो FDI लिमिट है वो 20% ही है। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का जो बिजनेस होता है, 100% इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का जो बिजनेस होता है लाइक पॉलिसी बाजार वाला, उसके अंदर 100% FDI अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो गई है। अगर अपन स्टेक की भी बात कर लेते, गवर्नमेंट का जो स्टेक है कभी भी 51% से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो नेवर एक्सपेक्ट इन योर लाइफ कि LIC बेसिकली प्राइवेटाइज हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं होगा। प्राइवेटाइज का मतलब आई एम टेलिंग यू कि गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच देगा, इट इज़ नॉट, बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं है, उसके लिए पूरा आपको LIC एक्ट बदलना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट इसमें 100% स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट ने अभी तक तो अपना कोई भी शेयर प्लेज नहीं कर रखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि यहाँ पे जो 75% मिनिमम बेसिक मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग
होल्डिंग का जो लॉ है वो बेसिकली LIC पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो स्टेक है 20% स्टेक, वो लगभग 3.5 साल तक यहाँ पे लॉक इन पीरियड में भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रहेंगी, बट ये ज़रूर होगा कि गवर्नमेंट धीरे धीरे इसके अंदर अपना स्टेक और आने वाले समय में भी कम करती जाएगी। तो ये बेसिकली चार्ट है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली ये वाला जो मैटर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो लिंक्ड क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली आपका जो सेविंग्स होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे जो आपका रिटर्न होगा वो मार्केट से लिंक्ड होगा। मार्केट से लिंक्ड यानी बेसिकली मार्केट के इक्विटी मार्केट से लिंक्ड होगा। इसके अंदर LIC कोई काम नहीं करता है। इसका जो बेसिकली आप देखोगे ना मार्केट शेयर भी वो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें, ये मेनली काम करते हैं नॉन लिंक्ड में, जहाँ पे LIC लगभग 99.7% बिजनेस LIC का वहाँ से आता है। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए केवल 60% बिजनेस है, बट LIC यहाँ पे ओवरऑल 99% काम करता है। इसमें पार्टिसिपेटिंग होते हैं जिनको गारंटीड रिटर्न दिया जाता है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग को बेसिकली एक फिक्स्ड रिटर्न दिया जाता है। उसमें फिक्स रिटर्न मतलब एक ना लमसम अमाउंट दिया जाता है, उसमें गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, पार्टिसिपेटिंग इज थोड़ा उसके अंदर जो मार्जिन होता है वो कम होता है। आपको कोई भी गारंटी अगर रिटर्न की मिल जाती है ना, तो वो बेसिकली एक इंश्योरर के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अगर मार्केट ने उतना रिटर्न नहीं दिया फिर भी आपको आगे वाले को उतना रिटर्न देना है। फिर ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जहाँ पे पूरी कंपनी के साथ एक साथ वो ले लिया जाता है। एक सिंगल प्रीमियम होता है, एक रेगुलर प्रीमियम होता है, फिर एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है। LIC का मोस्टली जो बिजनेस आता है 31% यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो बेसिकली LIC का जो मेन बिजनेस आता है वो इंडिविजुअल से आता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स पॉलिसीज वो ज़्यादा बेचता है। फिर ये ओवरऑल ग्रोथ का चार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 11% से यहाँ पे मतलब 10-20% जो 11% के आसपास 15% के आसपास ग्रोथ रहने वाली है, ठीक है। टोटल 2/3 अकाउंट है इंडस्ट्री प्रीमियम का, वो तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, तो उसके अंदर जो ग्रोथ रेट रहती है वो थोड़ी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबली, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी होती है। इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। और वहीं पर लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी यानी पर कैपिटा जो इनकम होती है वो भी बहुत कम है। सो कंटिन्यूसली इंडिया एक बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट हो जाता है। आप समझ गए होंगे वो सारी चीज़ें, तो आपको पता ही है। प्रोडक्शन गैप क्या कहता है, इंडिया में प्रोडक्शन गैप 83% है। किसी भी अनहोनी पे कितना कॉस्ट लगेगा माइनस आपको इंश्योरेंस से कितना पैसा मिल जाएगा, वो बेसिकली एक काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन गैप आप कह सकते हो, ठीक है। तो इंडिया में जो प्रोटेक्शन गैप है ना 83% है। वहीं पे जो अगर आप मैं आपको बताऊं एक ट्रेंड एक फैक्ट क्या है, US के अंदर 90% हॉस्पिटल बिल्स, अराउंड 80 to 90% हॉस्पिटल बिल्स आर पेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज, बिकॉज वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, कि कभी भी वहाँ पे लोगों को पैसा ही नहीं भरना पड़ता, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ये बेसिकली मेजर जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस है हर कंट्री के, उसका बेसिकली यहाँ पे मार्केट शेयर 2016 और 2020 में बताया गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, LIC ने अपना मार्केट शेयर 71% से 64% पे आ गया है। इकलौती एक ऐसी कंट्री सब बड़ी इंश्योरर कंपनी है जो जिसका मार्केट शेयर लूज हुआ है। वहीं पर अगर अपन SBI लाइफ का देखें तो 5% से 8% हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, किसी भी कंट्री के पास LIC जितना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे इंडिया में LIC के पास 64% मार्केट शेयर है, और उसका जो नेक्स्ट प्लेयर है उसके पास 8% मार्केट शेयर है, ठीक है। बट बाकी सारी कंट्रीज में ग्रोथ देखी गई है, इवन इंक्लूडिंग US एंड चाइना जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेसिकली फैक्ट भी है कि LIC एक बहुत बड़ा लीडर है अपने रीजन के अंदर, बट उसका ग्रोथ रेट यहाँ पे हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक रहा है, ग्रोथ रेट। और दूसरा एक और जो प्रॉब्लम रहती है LIC के साथ वो है कि डिजिटल फोरे नहीं है। आज अपना LIC 96% बिजनेस इंडिविजुअल एजेंट्स जो कि ट्रेडिशनली घर घर जाके या फिर जिस तरीके से भी ट्रेडिशनल मेथड से बेचते हैं वो वहाँ से बिजनेस लेके आता है। अगर अपन बात करें अगर अपन ग्लोबल पोजीशनिंग की बात करें इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग वगैरह, तो यहाँ पे LIC आता है 5th नंबर पे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ना आप जितना बड़ा ग्रो होते जाते हो आपका बेस साइज इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी ग्रोथ रेट हमेशा कमी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल TCS जितनी भी रेट से ग्रो हो रहा है वो बाकी IT कंपनी से उसका रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ग्रोथ तब बेसिकली धीरे हो जाती है जब आपका बेस साइज बड़ा हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट 8th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर है इन टर्म्स ऑफ असेट अंडर मैनेज्ड, ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट के टर्म्स में ये है। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि इनका जो CAGR ग्रोथ रहा है वो 8% रहा है, बट वहीं पे जो पिंग एंड इंश्योरेंस है या फिर कोई भी अदर बड़ी कंपनीज है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, उनका यहाँ पे जो ग्रोथ रेट रहा है वो ज़्यादा रहा है। इंडिया के अंदर हाई ग्रोथ होने के बाद भी उनका लो ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी ROE वन ऑफ द हाईएस्ट है इनका, 82% का ROE है। वहीं पे रिटर्न ऑन एसेट्स यहाँ पे लो है। तो ओवरऑल थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी में कंसर्न है, अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। फिर ये थोड़े बहुत और अदर चार्ट्स है जो मेरे को आपको यहाँ पे दिखाने नहीं है। न्यू बिजनेस प्रीमियम बाय चैनल्स के बारे में बताया गया है, तो किस तरीके से होता है वो यहाँ पे ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप के अंदर बात करते हैं तो ग्रुप के अंदर LIC का जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसके अंदर 74% मार्केट शेयर है। वहीं पे जो इंडिविजुअल है उसके अंदर 43% है, बट वो लगातार गिरता आ रहा है। दोनों ही तरीके से यहाँ पे ग्रुप हो या इंडिविजुअल हो वो मार्केट शेयर गिरता आ रहा है, ठीक है। LIC बीइंग द बिगेस्ट, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, 8.7% ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो है बिकॉज ऑफ इट्स ऑपरेटिंग लेवरेज। वहीं पे टोटल कॉस्ट रेशो भी उसका सबसे कम है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय LIC अराउंड 45 है। इनसे ज़्यादा एक कंपनी और है HDFC लाइफ जो 48 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑफर करती है। LIC की एक और खास बात है बीइंग वन ऑफ द फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग, और दूसरा ये मोस्टली जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो नॉन लिंक्ड होते हैं, मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स नहीं है। मैंने अपन ने बताया था मार्केट लिंक नहीं होते, तो इसलिए इनको री इंश्योरेंस भी सबसे कम करवाना पड़ता है। री इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस दे दिया, फिर इंश्योरेंस कंपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स का वापस किसी और इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योरेंस कराती है, ताकि एक आदमी पे, एक ही इंश्योरेंस कंपनी पे सारा रिस्क ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, री इंश्योरेंस बिजनेस भी चलता है, बट LIC अपना बहुत कम प्रतिशत ही यहाँ पे री इंश्योरेंस में देता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। ये एक इंपॉर्टेंट रेशो होता है परसिस्टेंसी रेशो। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पिछली बार प्रीमियम दिया था और कितने लोगों ने वापस अगले साल प्रीमियम दिया, ठीक है। तो 13th का मतलब होता है सेकेंड ईयर, 25th का मतलब होता है जो बेसिकली 2 साल बाद आपने मतलब 2 साल बाद आपने कितना प्रीमियम दिया, ठीक है। 61st का मतलब होता है 5 साल बाद भी आप अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हो। LIC का जो परसिस्टेंसी रेशो है वो 59% है। 9 मंथ FY22 में इनका 61% है, जो कि हाईएस्ट है। ये जितना ज़्यादा होता है मतलब बेसिकली आपके साथ आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लोग बाग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये वो रेशो शो करता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशो है, ये हमेशा ट्रैक करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना पुराना बिजनेस रिपीट बिजनेस आएगा उतना आपका मार्जिन कम होगा, बिकॉज सेलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से ये काम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वैल्यूएशंस। तो पहली बात तो ये LIC का जो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन था 16 लाख करोड़ का था, ठीक है। अब मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास आने वाला है। इनसे ऊपर इंडिया में 4 कंपनियां होंगी, HDFC और TCS, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो बेसिकली ये काम करने इससे इनसे ज़्यादा मार्केट कैप होगा। पी के टर्म्स में देखें तो पी के टर्म्स में LIC का जो पी है वो करीबन 200 के पी के आसपास आता है। वहीं पे SBI, HDFC, ICICI ये जो पी है ये 70-80 के आसपास के पी पे ट्रेड होते हैं। बट पी रेशो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पे होता है देखा जाता है EV टू बेसिकली एम्बेडेड वैल्यू, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एम्बेडेड वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर अपन देखें तो LIC का ये जो रेशो आता है ये 1.1 के आसपास आता है, ठीक है। वहीं पे जो अपन HDFC लाइफ की बात करें वो 3 के आसपास ट्रेड होता है, 3 to 3.5। वहीं पे SBI लाइफ यहाँ पे ट्रेड होता है 2.5 के एम्बेडेड वैल्यू के रेशो के हिसाब से। तो यू कैन डेफिनेटली से यस, गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द वैल्यूएशंस एंड नाउ इट इज एट पार। और दूसरा यहाँ पे आप एक कह सकते हो अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते, बिकॉज LIC इज लूजिंग द मार्केट शेयर एंड ग्रोथ थोड़ी कम है, तो वो डेफिनेटली एक मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, LIC ने अपना मार्केट शेयर क्यों ग्रैब किया। क्या होता था, LIC का जो सरप्लस फंड बनता है, जितना भी पैसा ज़्यादा आता है, सरप्लस फंड एक सिंपल आप समझ लो, ठीक है। उसमें से सरप्लस फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, केवल 5% ही शेयर होल्डर को मिलता था। 95% पैसा यहाँ पे बेसिकली पॉलिसी होल्डर्स को मिलता था। इसलिए LIC की जो सेविंग्स पॉलिसीज होती थी हमेशा प्रॉफिटेबल होती थी। बट IPO आने के साथ साथ उनको इंडस्ट्री टर्म्स में यहाँ पे चेंजेस लाने पड़े। अब कंपनी ने क्या किया है, बेसिकली एक तो नॉन पार्टिसिपेटिंग फंड है जहाँ पे बेसिकली उनको केवल एक नॉर्मल रिटर्न मिलेगा, ठीक है, कोई फिक्स गारंटीड रिटर्न नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर तो जितना भी सरप्लस फंड होगा 100% यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें जो पार्टिसिपेटिंग फंड है उसमें से यहाँ पे अभी 5% दिया जा रहा है और FY25 से बेसिकली 10% दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से अभी क्या हुआ,
बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डर्स का उस फंड के अंदर एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। मतलब अब एलआईसी की जो पॉलिसीज है, पॉलिसी होल्डर्स के लिए इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी, तो मार्केट शेयर और ज़्यादा चर्न हो सकता है। ये इतना इम्पैक्टफुल है कि मैं आपको एक बेसिकली दिखाऊं तो यहाँ पे जो एलआईसी का एम्बेडेड वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पे केवल 96,000 करोड़ के आसपास ही होता है, अगर ये सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चेंज नहीं किया होता। एलआईसी का सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने के कारण यहाँ पे उसका एम्बेडेड वैल्यू 5 लाख करोड़ हो गया, सीधा 5 टाइम्स हो गया। सो व्हाट आई मीन टू से इज इन कंक्लूजन कि एलआईसी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज चेंज करी हैं, जहाँ पे बेसिकली अब शेयर होल्डर को पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बट इससे के कारण इनकी जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है उनके कंज्यूमर्स के लिए। वाइल फिनेंशियल्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इनका नेगेटिव कैश फ्लो रहा है इस 9 मंथ्स के पीरियड के अंदर, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम रिसीव बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम पेड अगर आप देखोगे, प्रीमियम पेमेंट ऑफ क्लेम बेनिफिट्स, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट ये नेगेटिव कैश फ्लो रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मोस्टली जो पैसा आता है इंश्योरेंस का वो फोर्थ क्वार्टर में आता है, इसलिए हो सकता है आप इसको बिलीव ना करें अभी। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो हर बार यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो ही रहा है, ठीक है। तो फिनेंशियल्स मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इसमें इतना फिनेंशियल्स का इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली जो मैंने पैरामीटर्स बताया, परसिस्टेंसी रेशो, न्यू बिजनेस मार्जिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी रहती है। और यहाँ पे कितना आप प्रीमियम अर्न कर रहे हो और वो सब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर रिस्क क्या क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्क लिखी है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। एक तो गवर्नमेंट का लास्ट रिसोर्ट है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फंसता है तो गवर्नमेंट इसके पास आती है, भले वो यहाँ पे आईडीबीआई बैंक हो या फिर कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को बचाना है तो लास्ट रिसोर्ट के नाम पे ये आता है, ठीक है। इसलिए आईडीबीआई को इनने बचाया था। उसके बाद लगभग अगर आप देखोगे इनका 60% पोर्टफोलियो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है। गवर्नमेंट को भी अगर पैसा चाहिए तो एलआईसी के पास आता है, ठीक है। बहुत बार सरकार के कुछ इंश्योरेंस और सॉवरेन ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव हो, लेकिन एलआईसी को करने पड़ते बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी। ये कंपनी ने अपने साफ साफ रिस्क में डिस्क्लोज किया है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं, लगातार होते हैं, ठीक है। और एलआईसी ने बहुत बार है ना खराब इन्वेस्टमेंट्स भी किए। फॉर एग्जांपल इनके है ना बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डाउनग्रेड हो गए, जहाँ पे लगभग 6,000 करोड़ का लॉस बुक करना चाहिए था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट वो अभी तक बुक नहीं किया है। अब यहाँ पे इनके खराब बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी, लाइक इनने ना पीसी ज्वेलर्स में भी इन्वेस्ट कर रखा था, जेट एयरवेज जैसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा था। तो येस, एलआईसी इन्वेस्ट इन बैड इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर ये इनका इक्विटी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, आप सभी को पता है। लगभग हर साल लगभग 20-30 हज़ार करोड़ रुपए लोग कमाते हैं। सो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एलआईसी में थोड़ा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है, उसके कारण थोड़ी बहुत जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है और जो बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव है वो वहाँ पे थोड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें कोई भी आईआरसीटीसी जैसा कोई यहाँ पे है ना फंडा नहीं है कि गवर्नमेंट को इतना परसेंट कमीशन या फिर वो सब चीज़ें जाएगा ही जाएगा, वो मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है। बट बीइंग अ लार्जेस्ट आईपीओ, जो इंडिया में लार्जेस्ट आईपीओ का हिस्ट्री रहा है, हर बार नेगेटिव लिस्टिंग होती है। अभी भी इसका जो जीएमपी है इतने कम वैल्यूएशंस पे आने के बाद भी 10% के आसपास चल रहा है। आई वुड से बेटर टू अवॉइड, बिकॉज पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पे है ना जीएमपी इतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, जो जो भी अप्लाई करेंगे उनको डेफिनेटली आप मान के चलिए उनको बेसिकली अलॉटमेंट मिलने ही वाला है, बिकॉज ये इतना बड़ा आईपीओ है, सबको अलॉटमेंट मिलेगा। तो सोच समझ के ही अप्लाई करना, और लास्ट तीसरे दिन यहाँ पे सोच लेना कितना बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें, इनकी एंकर लिस्ट थोड़े दिन बाद आ जाएगी, 3 तारीख को इनकी एंकर लिस्ट आ जाएगी, पता पड़ जाएगा कौन कौन से बड़े फंड हैं जो लगाने वाले। वो सारी डिटेल्स पोस्ट जो आईपीओ लॉन्च होने के बाद वाली जो डिटेल्स है वो हम लोग लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे, और वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। बट आई वुड से बेटर टू अवॉइड एज ऑफ नाउ, ठीक है। कंसिडरिंग, हो सकता है अपन बाद में इसकी वैल्यूएशन इतने सस्टेनेबल लगे, इतने जस्टिफाइबल लगे, तो अपन इसको बाद में पोस्ट आईपीओ जरूर अप्लाई करने के लिए, अब इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर करेंगे। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स पार्ट ऑफ दिस एलआईसी, ठीक है। तो ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपको बेसिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।